वेलकम टू गोवा सिंघम। सेक्शन 306 क्या है? पार्डन टू, देख लो क्या लिखा है फिर। कम से अपराधी को क्षमादान। क्या होता है सर क्षमादान? धीरे धीरे चलो। माफ करना। साधारणतः आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डन पावर ऑफ गवर्नर। कहाँ कहाँ है कौन बताएगा? 72 के अंदर प्रेसिडेंट की पावर है और 161 में गवर्नर की पावर। वो पार्डन किसे कर रहे हैं? जिसने अपराध किया है उसी व्यक्ति को, है ना, जिसे सजा दे दी है या सजा मिल रही है उसे क्षमा कर रहे हैं। उस पार्डन में और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें सह अपराधी को पार्डन है, मुख्य अपराधी को नहीं, उसके साथ में जो मिला हुआ था उस व्यक्ति को पार्डन। क्यों दिया जाता है? क्या कंसेप्ट है? सोचते हैं, देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई हथियार की तस्करी हुई, आपके पास कोई रिवॉल्वर पाया गया। क्या पाया गया? और अभी बीकानेर के अंदर बहुत सारे लोगों के पास अनलाइसेंस गन मिल रही है। जिसके पास भी मिली उसे पकड़ा, उससे पूछताछ की। पूछताछ में ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया। आपको पता तो ये पूरी चेन है कहीं तक। इस व्यक्ति को जिसके पास रिवॉल्वर मिला है उसे सजा देने से क्या ये रुक जाएगा? नहीं सर। ये तस्करी रोकने के लिए क्या चाहिए? वो मुख्य आदमी जो शुरुआत से जहाँ से चेन है उसमें जितने भी मीडिएटर है और साथ ही साथ वो मेन आदमी, वो सब पकड़े जाएं, तब तो है मजा। आपको पता तो है कौन करता है ये काम, आपको पूरी चेन पता है, आप पुलिस वाले हैं, आपको पूरी चेन पता है, पर कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं। क्या करोगे? इसके खिलाफ केस चलाओ, ये जो पकड़ा गया इसे सजा दे दो, बात खत्म। पूरा का पूरा सिस्टम वो वैसे ही चेन चल रही है, और कोई पकड़ा जाएगा फिर उसे पकड़ लो, फिर रिवॉल्वर रख लो, उसे सजा दे दो, बस। ये रुकेगा क्या? रुकेगा कैसे? कि इसके पीछे की जो पूरी चेन है उस पूरी को क्रैक करना पड़ेगा। उन सभी के खिलाफ आपको सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। सबूत चाहिए। जानते तो बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनके बारे में पुलिस अच्छे से जानती है कि ये लोग इसके सरगन हैं। आप नहीं जानते क्या बीकानेर में सट्टा कौन खिलाता है? महिलाओं छोड़ दो, पुरुषों को कह रहा हूँ। आप नहीं जानते बीकानेर के अंदर गुंडागर्दी करने वाले कौन कौन लोग? किस किस के पास रिवॉल्वर मिल जाएगी? लड़कियां छोड़ दो, मैं कह रहा हूं। सब कुछ पता होते हुए भी ये बातें पुलिस को भी पता है, पर क्या नहीं है? एविडेंस नहीं। थोड़ी बहुत तो इच्छा शक्ति नहीं है उनमें, और थोड़ी बहुत साक्ष्य नहीं। आपने कई मूवीज भी देखी होगी, जैसे एक व्यक्ति, एक गुर्गा पकड़ा जाता है, उसे कहते हैं तू सबका नाम बता दे, तेरे को छोड़ देंगे। बोलते हैं ऐसा। हालांकि वो मूवीज में आपको पुलिस ऐसा करता हुआ दिखाई जाता है, जो कि सरासर गलत है। सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा मना करता है कि किसी व्यक्ति को कन्फेशन करने के लिए इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं किया जा सकता। ऐसे की गई कन्फेशन एकदम इनवैलिड। आप कोई भी लालच नहीं दे सकते उसे। यह एक तरीके से कोर्ट के समक्ष है, इसलिए ये अलाउड है। बहुत सारी मूवीज आपने देखी हुई जहाँ कहते हैं कि तू बाकियों का नाम बता दे, तेरी सजा कम करवा देंगे। बहुत सारी मूवीज है, बहुत पुरानी, तो लमसम सभी में होता है। क्या कर दो आप? बाकियों का नाम बता दो, बाकियों के खिलाफ सबूत दे दो, जो भी आपके पास डायरी है वो दे दो। अब कितनी मूवी देखी है, मैं आप सबका ना कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, मेरे पास सबके रिकॉर्ड पड़े हैं। तो वो क्या है, पुलिस के सामने तो ये अलाउ नहीं है, परंतु कोर्ट के सामने ऐसा हो सकता है।
आपको क्या करना है, पूरी चेन पकड़नी है, पकड़ा ये गया, इसके पास सभी रिकॉर्ड है, कहाँ से लाया, वो कहाँ से लाया, वो कहाँ से लाया, वो कहाँ से लाया, सब कुछ है इसके पास। बेईमानी के काम में ईमानदारी ज़्यादा होती है, ये लोग नाम नहीं लेते हैं कि कहाँ से लाया, कहाँ से लाया, कहाँ से लाया। परंतु अगर ऐसा हो जाए कि ये सारे के सारे सबूत देने को तैयार हो जाए, यानी बीच के अंदर जो भी 20-25 लोग हैं वो सब के सब पकड़वा दे और सबके खिलाफ सबूत दे दे, तो क्या इसे छोड़ने की रिस्क हम ले सकते हैं इनके लिए? मेन चेन को खत्म करने के लिए इसे छोड़ सकते हैं क्या? पूरी की पूरी चेन क्या हो जाएगी? सब पकड़े जाएंगे। ये मैन ऑफेंडर नहीं है, ये केवल अकम्प्लेस है। इसके सबूतों से अगर ये इस शर्त पे कि भाई साहब आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं सबके नाम बता दूंगा, अगर ऐसी डील की जाए तो कहाँ कमजोरी है बताइए? ये तो क्या था, एक शौक के लिए एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 18, 19, 20 साल का, 20 साल का हुआ होगा मान लीजिए, इसे नया नया शौक चढ़ा है गन लेके घूमने का। और ये आजकल थोड़ा सा ऐसा हो गया है, हर ठीक है बॉयज़ के तो होता ही है, गर्ल्स को भी आजकल थोड़ा अलग ही प्रकार के शौक है। बॉयज़ में ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं कि भाई एक बार हमारा भी नाम हो, है हमारे पास गन हो, तो वो सिर्फ इसलिए खरीद के लाए, पर उसे पता सारा है कहाँ मिलता है, वो कहाँ से लाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं, वो कहाँ से लाते हैं। तो इसे छोड़ने का रिस्क लेके एक गुर्गा छोड़ के अगर पूरी गैंग पकड़ी जाती है तो कहाँ बुराई है क्या? मान लीजिए एनडीपीएस जानते हैं सारे? जी सर। अभी भी जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार जो बच्चे हैं जिनको थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती है, उनके लिए यही डील आती है। जैसे आप अभी अगर आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो भी अगर आप नौकरी के लिए जाएं तो सच बताऊं 10-15 हज़ार रुपये आपकी वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपकी मेरी सबकी वैल्यू इतनी है। अगर हम जॉब ढूंढें तो प्राइमा फेसा यहीं पे बीकानेर के अंदर ढूंढें, बाहर हो सकता है वैल्यू दे दे, यहाँ यही। तो अब बिना पढ़ा लिखा है उसकी वैल्यू सोच लीजिए। मैं आपको 4000 से काम करते हुए लोग दिखा दूंगा कि पूरा दिन की ड्यूटी करते हैं और कितने रुपए से शुरू होते हैं, पढ़े लिखे भी दिखा दूंगा 4000। तो बेरोजगार तो आप सोच लीजिए। उनके लिए फिर ऑफर आता है कि 50,000 रुपये देंगे कि आपको सिर्फ गाड़ी चलानी है। मैं गाड़ी गाऊँ डोडाऊँ में रेडी होई अमल की वैसी राजी है, मेरे कहीं है, मैं तो कहीं हूँ, सिर्फ ड्राइवर हूँ, गाड़ी पकड़ी जी तो भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सोचते हैं जमानत अपनी वो करा लेंगे। और ऐसे में कई बेरोजगार बच्चे इसमें लगे हुए। आपने क्या किया? तस्कर कर रहे हो किसी चीज़ों की। आप केवल क्या हो? एक ड्राइवर है उसके अंदर गाड़ी में, जी सर, ट्रकड़े में, और एक उसे क्या बोलते खलासी है, 2 लोग हैं। असली मालिक का कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं। गाड़ी पकड़ी गई, पुलिस ने नाके पे चेकिंग की। चेकिंग में आप हो क्या इस अपराध के अंदर? सरगना मैन आप ही हो क्या? नहीं सर। क्या हो आप? ऐसी कितनी ही गाड़ियां चल रही होगी, कितने ही ड्रग सप्लाई हो रहे होंगे। तो क्या सिर्फ आपको छोड़ने की रिस्क लेते हुए, जिसका है तो सही आप अपराधी, पर इतना बड़ा रोल नहीं है अपराध में। अगर पूरी गैंग का आप बता दो कहां से लेके आता हूं, कहां ड्रॉप करता हूं, कौन कौन के नंबर मेरे को दे रखे हैं जिनको फ़ोन करना है, कोई दिक्कत हो जाए तो पहुंचाना कहाँ है, इनको पहुंचते ही फ़ोन करना है, यहाँ से उठाना है, ये सारा ये आदमी इसमें, क्योंकि आप काम करते हो तो उसके बारे में धीरे 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं कितना ही सीक्रेट हो जान जाते हो सारी बात। तो क्या ये रिस्क लिया जा सकता है कि आपको छोड़ दे? जी सर। और इस शर्त पे कि आप सब का सही नाम बता दो, सारी परिस्थितियां सच बता दो। कर सकते हैं? होगा क्या? इससे आपको बंटना भी कुछ नहीं। एक ड्राइवर को पकड़ लिया, एक खेप पकड़ लिया, एक ट्रक पकड़ लिया, अगर इसको सजा दे भी दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या रुक गई तस्करी? कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। एक ट्रक गया उनका, वो और ज्यादा सप्लाई करेंगे, उसका जो भी घाटा हुआ है वो रिकवर कर लेंगे, है या नहीं? जी सर। मान लीजिए अभी कोई पेपर चल रहा है, मान लीजिए रीट का पेपर है, एक इंसिडेंट मिला जिसके चप्पल के अंदर डिवाइस है पूरा, पकड़ा गया, जी सर, उसे सजा दे लो, सब न्याय हो गए, आप खत्म, केस खत्म, पूरा रैकेट पकड़ा गया। तो क्या इसे ऑप्शन दिया जा सकता है कि अगर तू सारा का सारा सच बता दे, किससे ये चप्पल ली, कौन लोग हैं, कहाँ से वो देने आए, कहाँ लेने आए, सब कुछ एकदम सच बता दे। क्योंकि एक्यूज को साधारणतः अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाउंड
नहीं कर सकते, आर्टिकल 20 क्लोज 3 बोलता है। पर अगर आप उसे ये ऑफर करें तो उसको कहाँ दिक्कत है? अरे भाई पढ़ने वाला बच्चा, वो मना करेगा क्या? हालांकि उसकी सहमति जरूरी है, पर वो क्यों मना करेगा? पढ़ने वाला बच्चा, उसके पूरा जीवन खराब हो जाएगा, उसमें बैन लग जाएगा, वो आगे एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो उसको तो क्या है कि मैं सब बता दूंगा भाई साहब, क्या दिक्कत है मेरे को, जो पूछना है पूछो। आप कर सकते हैं ऐसा? जी। कई बार ऐसा भी होता है, आपने मूवीज में देखा होगा, खुद को सेल्फ गिल्टी हो जाता है, अब ये गैंग मैं छोड़ रहा हूं, अब ये काम धंधे मैं छोड़ूंगा। वो भी क्या बन जाते हैं, इसको आपने नाम सुना, सरकारी गवाह बन जाओ, वो यही है। क्या बन जाओ? सरकारी गवाह का मतलब क्या होता है? आप अपराध सरकार के विरुद्ध करते हैं, अपराध जो भी होता है वो किसके विरुद्ध होता है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, और आप गवर्नमेंट की तरफ से बोलने लग जाओ तो आप क्या बन गए? सरकारी गवाह बन गए। आप खुद अपराधी थे, आप खुद एक्म्प्लिस थे, और आप ही क्या कर रहे हैं? सरकार की तरफ से एविडेंस दे रहे हैं। तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको तो मिल जाएगी पार्डन। पार्डन यानी छूट, क्षमा, परंतु किस शर्त में? सभी व्यक्तियों का, सभी परिस्थितियों का एकदम सच और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको कोर्ट के समक्ष रखना पड़ेगा। क्लियर? बेस समझ आया? एक्ट में जो लिखा है, सेक्शन में जो लिखा है वो तो हम पढ़ेंगे। बेस समझ आया ये करते क्यों है, क्या है? चलें आगे। आइए अब एक्ट पे आ जाओ, क्या क्या लिखा है? ये ऊपर दिख ही नहीं रहा सर। चलिए कौन से ऐसे अपराध है जहां पे ये लागू है? पहले तो ये बात करते हैं, इन विच ऑफेंसेस। क्या सभी अपराधों में ऐसा करते हैं हम? बड़े अपराधों में आप क्या कर रहे हो? कोई छोटे कौन कूटर गया रही ने बताई तो सागे तन छोड़ दे। क्यों भाई? ऐसा क्या पकड़ना है आपको जिसके लिए आप इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो कि एक अपराधी को छोड़ रहे हो? कुछ बड़ा एक व्यक्ति है जो आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे पैसा नहीं था, बेरोजगार था, वो धीरे धीरे कई ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके संपर्क में आया, उसके लगा कि हाँ ठीक है, वो माइंड वॉश हो गया, चला तो गया, पर वहाँ ट्रेनिंग हुई तो पता लगा लाखों लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, ब्लास्ट करने की बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। वो वापस आया, उसके मन में हुआ कि नहीं, देश के प्रति मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं, आप न्यूज़ में देखते हैं ऐसा। जी सर। तो खुद ही ने क्या कर दिया, साहब मैं क्या बनने को तैयार हूँ, गवाह बनने को तैयार, जो सज़ा मिलेगी वो लूँगा। ऐसे अपराध जिसके अंदर उसे छोड़कर कितना बड़ा प्लानिंग रोक सकते हो आप। सिर्फ एक अपराधी को उसे छोड़ने से कितना फर्क पड़ेगा? मान लो उसे सजा दे दोगे तो क्या होगा? वो तो वैसे ही सुधर के ही आया हुआ है, ब्लास्ट होके रहेगा। फिर पूरी टीम, पूरा इंडिया, पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB सब, इससे अच्छा क्या करें? अगर वो कहता है कि मैं सब देने को तैयार हूँ, अगर मुझे छोड़ो, तो क्या दिक्कत है? पूरा बड़ा का बड़ा अपराध रुक जाए। यहाँ रिस्क ले सकते हैं। तो केवल जो सीरियस ऑफेंसेस है, ग्रीवियस ऑफेंसेस है, उन्हीं के अंदर हम क्या करते हैं? पार्डन देते हैं। आइए पढ़िए सेक्शन 306 क्लोज 2। पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? 306 का क्लोज 2। क्या लिखा है सर? पहले वाले बच्चे ऐसे चिंता में मत आ जाना, पहले अलग चार्ट था, अब अलग चार्ट है ना, एक ही बात है, एक ही बात है ना। सब इसमें भी और उसमें भी आपको यही पता लगना है कि सेक्शंस को याद कैसे रखना है, उसके क्लोजेस कैसे याद रहेंगे, है ना, डरने की जरूरत नहीं। दिस सेक्शन अप्लाइज टू, एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन ऐसा लिख सकते हैं।
कौन कौन से अपराध है पढ़ते हैं। एनी ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ऐसे अपराध जो अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। कौन से होते हैं अपराध, कहाँ लिखा है पहले तो ये बताओ। अरे शेड्यूल के अंदर लिखा है, कौन से शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है ना। सेशन ट्राइबल केसेस कौन से, ये ध्यान रखना, हमेशा भूल जाते हो आप। जो सबसे ग्रीवियस होते हैं, जो ऐसे केसेस जो सबसे ग्रीवियस होते हैं, लाइक रेप, मर्डर, डकैती, यही किसके द्वारा ट्राइबल होते हैं, सेशन कोर्ट द्वारा। यानी सबसे ग्रीवियस अपराध आ गए पहला। अगला, और बाय कोर्ट ऑफ ए स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952, कोई स्पेशल जज बनाया हुआ है, जैसे पॉक्सो में बनाया हुआ है, जैसे SC ST में बनाया हुआ है, स्पेशल जज है। वो भी सेशन जज की पावर होती है, उनको सेशन जज को ही स्पेशल जज बनाते हैं, तो ये वो भी क्या हो गए, ग्रीवियस अपराध हो गए। क्या हो गए, ग्रीवियस अपराध हो गए। चलिए ठीक है, और क्या बोला बी में, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर और विद ए मोर सेवर सेंटेंस। आप इसे जानिए, जितने मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है मुझे बताइएगा, तब तक मैं ए पॉइंट लिख देता हूँ। ऑफेंस इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट्स, ऑफेंसेस ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, ऑफेंसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ। क्या समझ आया यहाँ तक? पहले तो ये बताओ, ये सारे सेशन कोर्ट उन्हीं अपराधों को ट्रायल करता है जो गंभीर किस्म के होते हैं, यानी उन्हीं में ही पार्डन मिलेगा। और ये भी स्पेशल जज साधारणतः कोर्ट ऑफ सेशन को ही नियुक्त किया जाता है। तो ये भी क्या कह रहा है, जो स्पेशल जज द्वारा स्पेशली ट्राइबल है, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, उन्हीं में, यानी सिर्फ गंभीर मामले आ गए। क्लियर? और ऑप्शन क्या है सर? बी में लिखा है। क्या ऑप्शन लिखा है, कौन बताएगा? हाँ बताओ सर। कम से कम 7 वर्ष तक का ऑफेंस होना चाहिए, मतलब सदस्य में 7 वर्ष तक दी जानी चाहिए, और वो जो उसका एक्सक्लूजन है वो डेथ या लाइफ तक हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? अनुराधा जी, नूतन जी, यहाँ लिखा हुआ क्या प्रतीत हो रहा है? 7 वर्ष तक के कारावास और उससे अधिक। इसका मतलब क्या हुआ? 7 वर्ष तक वाले भी आ गए और अधिक वाले भी आ गए, यही तो मतलब। उससे कठोर का मतलब ये कहना चाह रहा है उससे अधिक वाला कोई भी। तो 7 वर्ष से कम वाला भी आ गया। चलो आप ये कहना चाह रहे हैं 7 वर्ष तक के कारावास आएंगे, और अगर वही 7 वर्ष तक के रिगोरियस है तो आएंगे, यानी 7 वर्ष से ऊपर वाले नहीं आएंगे। सर वो भी आएंगे। वो कहाँ लिखा है? मोर लिखा हुआ है, पढ़ो देखें। मोर रिगोरियस तो एक ही वर्ड हो गया ना, उससे और कठोर। तो आप जब कौन सी वाली बात है? जी हाँ, रिगोरियस पनिशमेंट हो 7 ईयर तक का, वो आएगा। उससे ऊपर वाले में आ गए ना सेशन में। सर इसको जरूरी है क्या सारे 7 वर्ष से ऊपर के अपराध सेशन ट्राइबल ही होते हैं? सर वो उसमें आ ही जाएंगे ना, नीचे पे किसमें दे दिए 7 वर्ष को, उसके अंदर तो फिर तो 0, फिर लिख ही क्यों रहे हैं? ये धारा ही हटा दो, सभी अपराध में पार्डन दिया जा सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं रिगोरियस ही है इसलिए सादा कारावास 7 वर्ष तक है, वो नहीं आएंगे, ऐसा कह रहे हो ना? चलो कोई बात नहीं। अनुराधा जी अपने मैंने जिसको ऐसे सेशन कोर्ट जो भी गंभीर अपराध के लिए सुनवाई करता है, बाकी नॉर्मल कोर्ट करते ही हैं, तो सेशन कोर्ट जो भी सजा देता है उसके अकॉर्डिंग तो ये इसी में आ जाएगा। सेशन वाले तो ऊपर आ गए, नीचे क्या है ये 7 वर्ष तक कर, वो क्या है? सर 7 वर्ष इसी से रिलेटेड है, किसी से कौन से अपराध कहना चाह रहे हैं जिनमें सजा 7 वर्ष तक है? 7 वर्ष से नीचे वाले नहीं, 7 वर्ष से ऊपर वाले गंभीर अपराध जिसमें डेथ अलग भी शामिल। तो ये लिख रखा है ना कि विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, ये क्या है? लिख रखा है या मैं मर्जी से बोल रहा हूँ?
ठीक है, अब इसको पढ़ने से क्या लगता है आपको, मेरे को, सबको कंफ्यूजन हो सकती है। पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये कह रहा है 7 वर्ष तक के अपराध, ऐसे अपराध जिनमें सजा 7 वर्ष तक की हो और उससे ज्यादा वाले, मोर सेवर, यानी दोनों ही हो गए, 7 से नीचे वाले, 7 से ऊपर वाले। परंतु ये गलत है। जो वो सोच थी कि हाँ 7 वर्ष से तक वाले रिगोरियस, वो भी सोच गलत है। ये कहना चाह रहा है ऐसे अपराध जिनमें सजा जो मिनिमम है वो क्या है, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। यानी एक चोरी है, चोरी में सजा क्या है, विच में एक्सटेंड टू, वो यहां नहीं आएगा। सजा क्या होनी चाहिए, ऐसी सजा जो 7 वर्ष तक के, यानी 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, जिसमें भी लिखा हो कि इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, विच में एक्सटेंड टू 8 ईयर, विच में एक्सटेंड टू 9 ईयर, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, वो सब आएंगे। ऐसे अपराध जिनकी सजा 7 वर्ष तक जाती हो, है ना, वो, यानी कम से कम क्या होना चाहिए, ऐसा अपराध होना चाहिए। हालांकि आप दे इसमें भी कितनी सकते हो, 1 साल सकते हो या नहीं, परंतु ऐसे अपराध जिनमें जो पनिशमेंट बताइए वो मिनिमम क्या है, 7 वर्ष तक जाने वाली, और इससे मोर सेवर, मोर सेवर यानी 7 वर्ष से ऊपर तो कोई भी हो, डेथ हो, एलआई हो, 10 साल का हो, आजीवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे क्लियर करिए, बहुत गलत तरीके से लिखा हुआ है, बहुत कंफ्यूजन होती है, मेरे को भी बहुत समय लगा था समझने में। ऐसे अपराध जिनकी सजा 7 वर्ष तक जाती हो, उससे कम वाले नहीं, ऐसे अपराध जिनकी सजा कितनी जाती हो, 7 वर्ष तक जाती हो, कम से कम, मिनिमम है ये, मिनिमम विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, और मोर सेवर, और उससे अधिक बार। इसे क्लियर लिख लो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार दिक्कत होगी। फिर बोल रहा हूं, जितनी बार इसे पढ़ोगे उतनी बार दिक्कत होगी अगर लिखा नहीं होगा तो। अब आया समझ, कम से कम ऐसा अपराध हो, देखो उसमें सजा आप 1 ही साल दो, ऐसा अपराध जिनमें 7 वर्ष तक वो जा सकता हो, उसमें लिखा हो कारावास कितना हो सकता है, 10 वर्ष तक का कारावास, तो यानी 7 से तो ज्यादा हो गया, 8 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास, इतना लिखा हो तो उसकी पार्डन हो सकती। ऐसा लिखा हो 6 वर्ष तक का कारावास, उसमें पार्डन नहीं हो। यानी ऊपर तो ले लिए सेशन ट्राइबल, स्पेशल जज से ट्राइबल, और फिर बोल दिया ऐसी सजाएं, ऐसे अपराध जिनमें सजा 7 वर्ष तक दे सकते हैं आप, है ना, और उससे भी अधिक वाले, उससे भी रिगोरियस। आई बात समझ में, सच सच बताओ, ठीक है, वेरी गुड। ऑफेंसेस विच यही तो लिख रहा था, और क्या लिख रहा था, इम्प्रिजनमेंट। कौन सा इम्प्रिजनमेंट, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर और मोर सीवियर, यानी इससे ज़्यादा कुछ भी, वो रिगोरियस हो, वो सिंपल हो, वो डेथ हो, वो एलआई हो, इससे ऊपर वाला सब कुछ। क्लियर, ठीक है। ये तो हो गए अपराध जिनके अंदर पार्डन दिया जाता है। क्या समझ आया, ये जो चैप्टर है वो कहाँ अप्लाई होगा, केवल ऐसे अपराधों में जो सेशन ट्राइबल हो, जो स्पेशल जज द्वारा ट्राइबल हो, या जिनमें मिनिमम सजा जो है वो 7 वर्ष तक की जा सकती हो, देव भले ही आप नहीं, जिनमें सजा का प्रावधान कितना है, 7 वर्ष तक का प्रावधान है जिनमें, और उससे भी अधिक वाले। यानी कुल मिला के घुमा फिरा के दिमाग में क्या सेट करना है, ऐसे अपराध जो हीनियस है, ग्रीवियस है, सीरियस है। क्लियर, गंभीर अपराधों में ही पार्डन दिया जाता है, छोटे मोटे अपराधों में पार्डन नहीं दिया जाता। क्लियर, चलें आगे। कुछ लिखो इसके एसेंशियल, या पहले ऑब्जेक्ट लिख लो।
इसी में लिख लो रे ऑब्जेक्ट, फिर ज़्यादा हो जाएंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स, इसमें लिख लो सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसी ऑब्जेक्ट पे ही पार्डन दिया जाता है, इसके अलावा आपका कोई और उद्देश्य है तो पार्डन नहीं दिया जाएगा। क्लियर? ठीक है। बाय विच कोर्ट एंड स्टेज, कौन सी स्टेज पे दिया जाएगा और किस न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। और लास्ट लिखिए ऑन व्हाट कंडीशन, किस शर्त पे दिया जाएगा। क्या क्या पढ़ना है हमें, पार्डन का उद्देश्य क्या है, क्या सभी लोग दे सकते हैं क्या पार्डन, क्या पुलिस वाले दे सकते हैं, नहीं, हमने नाम ही क्या लिखा, बाय विच कोर्ट, केवल कोर्ट ही दे सकता है, तो कौन सा बात करेंगे। क्या जेम्स सेकंड दे सकता है क्या, बात करेंगे। क्या इंक्वायरी के समय दिया जा सकता है, क्या ट्रायल के दौरान, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया जा सकता है, एट व्हाट स्टेज, और शर्त क्या होगी, शर्त क्या होगी पार्डन देने की, ऐसी चल तू जा रहे खुश रहे, शर्त होगी ना कि अगर तू सारी बात सच सच और पूरी पूरी बताएगा तो हम तुझे छोड़ेंगे। क्लियर? अरे ये बात समझ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आइए पढ़ते हैं, सेक्शन के अनुसार चलते हैं। ये तीनों एक साल दिखा दिए, बढ़िया चीज है। फर्स्ट क्लोज लिख लो, 306 का फर्स्ट क्लोज। इसमें आप रीड विद करना चाहें तो एक सेक्शन और लिख लो, 307, आफ्टर कमिटमेंट। पार्डन जो होता है कमिटमेंट के वक्त करते हैं, तो यहां लिखो, अलग से लिख लेना, क्यों यहां रीड विद कर लो। सेशन कोर्ट कोई भी मामला डायरेक्ट तो लेता ही नहीं है, लेता है क्या, कहाँ लिखा है डायरेक्ट नहीं लेगा, 193 में उसे कमिटी किया जाता है, कहाँ लिखा है 209 के अंदर। तो कमिटमेंट से पहले पार्डन दे रहे हैं तो ये नीचे वाले कोर्ट देंगे, तो ये तो देंगे 306 में। कमिटमेंट के बाद अगर पार्डन दिया जा रहा है, माफी दी जा रही है, तो कौन देगा, 307 में। सेशन दे रहा है तो वो 307 के अंदर देगा, है ना। कमिटमेंट के बाद दे रहा है तो 307, कमिटमेंट से पहले। तो इस सेक्शन की खुद की कोई वैल्यू है नहीं, इतना ही ध्यान रखना है। प्री कमिटमेंट और पोस्ट कमिटमेंट, प्री कमिटमेंट 306, पोस्ट कमिटमेंट 307, और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है आइए देखते हैं, 306 का फर्स्ट क्लोज निकालिए फटाफट। विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन, क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्टेनिंग एविडेंस। क्या है ऑब्जेक्ट, केवल और केवल उद्देश्य क्या है इसका, सबूत नहीं है आपके पास, क्या नहीं है, अरे बाबा उस अकेले को गिरफ्तार करके उस अकेले को सजा देके कुछ भी नहीं होना, बाकी जो पूरी चेन है उसके लिए आपको क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए, और एविडेंस आपके पास नहीं है। तो टू ऑब्टेनिंग एविडेंस ऑफ एनी पर्सन, ऑब्जेक्ट इतना ही है, कितना है, ऑब्टेनिंग एविडेंस। वर्ड याद रखना, इसके अलावा नहीं। देखो चार्ट के अंदर जो जो वर्ड हो उतने सफिशिएंट है, बाकी आप अपनी मर्जी से इसे फ्रेम करके लिख सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के अंदर ये महत्वपूर्ण है। एविडेंस में तो लिखा हुआ था ना ये कोई क्या नाम है, एक पुलिस की ना कोई एविडेंस की वैल्यू नहीं होती। किसने कहा नहीं होती, कहाँ लिखा था, है 133 पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है, दे तो रखा है, एक्म्प्लिस ही दे रखा है, पर लिखा क्या है पता है क्या, उसमें उल्टा लिखा है जो आप बोल रहे हो उससे। सह अपराधी एक सक्षम साक्षी होगा और उसके एविडेंस को किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है, ये लिखा है 133 में। जो आप बोल रहे हो वो 114 के ए का बी, वो जब एविडेंस होती है तब मैं पढ़ाता हूं कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करके चलना है, वो उस वक्त आपको जरूर बताया जाएगा। एविडेंस पढ़ा क्या आपने, तो फिर भूल गए आप, मिक्स तो कोई बात नहीं, वापस आएगा तब पढ़ लेना, है ना, क्लास के बाद फिर कर लेना। अब कहाँ दिमाग चल रहे हैं, ऑब्टेनिंग एविडेंस, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिया जाना, हाँ इसकी साक्षिक मूल्य को थोड़ा वीक माना जाता है, ये सच बात है, क्योंकि दोनों को आपस के अंदर जब 114 वाले उस इलिस्ट्रेशन को और 133 साथ पढ़ते हैं
तो यही समझ आता है कि एविडेंस ले लिया, सजा दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु साधारणतः आप प्रिजम्पशन कर सकते हैं। वो 114 वाले उसमें प्रिजम्पशन की जा सकती है, जरूरी थोड़ी है करें। नहीं करोगे तो हमेशा एकम्प्लेस का एविडेंस एक पर्याप्त साक्ष्य मान लिया। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यही तो लिखा है 133 में, एकम्प्लिस के मात्र कहने से यानी उसके लिए कोई संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। हाँ आप प्रिजम्पशन कर सकते हैं, अगर आप जज हैं, आप कह रहे हैं कि सर ऐसा थोड़ी होना चाहिए, आपका मन यही तो कह रहा है, तो आपके पास 114 में पावर है, आप प्रिजम्पशन कर लो कि वो झूठा है। ऐसी प्रिजम्पशन भी आप कर सकते हो। पढ़ें आगे। एसेंशियल एलिमेंट्स में सबसे पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है इसका? ऑब्टेनिंग एविडेंस, और कोई उद्देश्य नहीं है। कौन से कोर्ट करेंगे? कौन से कोर्ट? पहले तो लिख लो कोर्ट। कोर्ट कौन से हो सकते हैं सर? सीजीएम को पावर है, और किसे पावर है? एमएम को पावर है। कब पावर है सर? स्टेज क्या है? इन्वेस्टिगेशन। तीन ही स्टेज तो होती है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। तीनों में ही सीजीएम और एमएम को पार्डन देने की पावर है। यानी सीजीएम और एमएम इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी क्या दे सकते हैं? आपको पार्डन दे सकते हैं। इंक्वायरी ट्रायल तो इन्हीं के समक्ष होती है, तो दे ही सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में दे सकते हैं। और भी किसी को पावर दी? जेएम। कौन सा? फर्स्ट क्लास को केवल पावर है, सेकंड को नहीं है ना। पर इसे काय में पावर नहीं है? इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, केवल इंक्वायरी के दौरान और ट्रायल के दौरान। अगर जेएम फर्स्ट पार्डन करना चाहता है तो पहले केस उसके पास आएगा, 173 की रिपोर्ट आएगी, पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद पार्डन कर सकता है। सीजीएम और एमएम को पार्डन करना है तो कब कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन में भी, इंक्वायरी में भी, ट्रायल में। पर जेएम फर्स्ट को करना है तो केवल इंक्वायरी और ट्रायल। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञान लेने की शक्ति किसे है सीआरपीसी में? जेएम फर्स्ट क्लास एंड जेएम सेकंड स्पेशली एम्पावर्ड बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। समरी ट्रायल की पावर किसको है सीआरपीसी में? सीजीएम, एमएम, जेएम फर्स्ट स्पेशली ऑथराइज्ड बाय हाई कोर्ट, और 6 महीने तक के मामलों में जेएम सेकंड स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट। तो वैसा ही एक पर्सन आता है कि पार्डन की पावर किसे है सीआरपीसी में? सीजीएम, सीएमएम को तीनों स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल तीनों स्टेज पे, और जेएम फर्स्ट को केवल इंक्वायरी और ट्रायल में। जेएम सेकंड को पावर है। आ गया समझ? चलें आगे। शर्त क्या होगी? आइए पढ़ते हैं, ये मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ देते। With a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in the preview to an offence to which this section apply, यानी सब क्लोज 2, सबसेक्शन 2 कहाँ अप्लाई होता है? इन्हीं अपराधों में तो अप्लाई होता है। ठीक, ऐसे अपराध से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए व्यक्ति से सबूत प्राप्त करने के उद्देश्य से ही क्या किया जाता है? पार्डन का यूज किया जाता है। आई बात समझ? अगला, द सीजीएम और एमएम एट एनी स्टेज। क्या लिखा है? हमने लिखा है क्या? सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द ऑफेंस। तीनों लिख दिया हमने, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। अगला, एंड द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किस दौरान? ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्राइंग द ऑफेंस एज एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मे टेंडर ए पार्डन टू सच पर्सन ऑन कंडीशन। आ गई हमारी कंडीशंस। क्या है सर कंडीशन? पूरा लिखना है आपको, मेरे पास जगह हो या ना हो, आपको ये पूरी बात लिखनी है लास्ट तक। क्या लिखा है? His making a full and true disclosure। मैं इतना ही लिख रहा हूं, आप पूरा लिखें, फुल एंड ट्रू। ये वर्ड अगर भूल गए तो पार्डन का कोई लेना देना नहीं है। आप एग्जाम में भले कितना ही पार्डन समझा दो, 2 वर्ड चाहिए आपको, फुल एंड
ट्रू, फुल एंड ट्रू, ये दो वर्ड याद रहेंगे। हिंदी में क्या बोला है इसको? पूर्ण एवं सत्य। On condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offense, अपराध के संबंध में उसकी जानकारी में जितनी भी बातें हैं उनका पूरा का पूरा और सत्य प्रखान करना होगा। साथ ही एंड टू एवरी अदर पर्सन कंसेंट, जितने भी लोग उससे जुड़े थे जिनके बारे में वो जानता है उनका फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर। तीसरा, वेदर एज ए प्रिंसिपल और अबेटर, चाहे जिसने अपराध किया हो वो हो, चाहे जिसने अपराध उकसाया वो हो, सभी के बारे में आपको पूर्ण एवं सत्य प्रख्यान करना होगा। क्लियर? क्या क्या बताना है? अपराध जो घटित हुआ उसके बारे में जो कुछ भी आप जानते हो उसका पूर्ण एवं सत्य लेखा जोखा। अपराधी चाहे वह प्रिंसिपल यानी करने वाले के नाते, चाहे वह उकसाने वाले के नाते, कोई भी हो, जितना आप जानते हो उसका फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर देना होगा। क्लियर? लिखा आपने? फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द होल ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, पूरी परिस्थितियां बतानी है। तीन चीजें लिख ही लो ना, circumstances, circumstances of offense एक ही है ये तो, circumstances within knowledge relative to offense, and दूसरा other person concerned, either as abettor, principal और अबेटर, चाहे उसने उकसाया हो चाहे उसने अपराध कमिट किया। चलें आगे, बोर्ड तो भर गया भाई, खंड छोटे करने पड़े। कितने? 3 बचे क्या हैं? तीनों एक साथ डाल दो, प्रोसेस खत्म। घर की बात है तो process and manner of pardon, section 306 का 3, 4, 5 पर बात तो वही रहेगी, 308 रह गया और एक तो बनाना पड़ेगा खंड। चलो अब गाल देना, घर की बात है। बराबर कंपटीशन है आपका, आप जो बोलते हैं ना उसके विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं। कोशिश करिएगा जब भी आप इसे पढ़ लें समझ लें तो चार्ट बिना देखे बने, एक प्रयास ऐसा किया करो, उससे क्या होता है थोड़ा सा माइंड चलता है। हो सकता है कुछ अलग बना दो पर दिक्कत क्या है, अब इसमें ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं लिख के सीधा ही लिख देते ऑब्जेक्ट 306 बाय विच कोर्ट एंड व्हाट स्टेज, अलग अलग भी लिख सकते हो, बाय विच कोर्ट एट व्हाट स्टेज और एक ऑन व्हाट कंडीशन, तो ये सब अलग अलग बन सकते हैं। तो मर्जी है, बस बात क्या है सब कुछ पता होना चाहिए कि 306 के एक में 3 चीजें हैं मोटा मोटी। अगर एग्जाम में लैंग्वेज याद नहीं आ रही तो हमें 3 चीजें लिखनी है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा कोर्ट है, किस स्टेज पे करेगा और शर्त क्या है। 302 में 306 के 2 में क्या है सर, अपराध कौन से हैं जिसपे यह धारा अप्लाई होती है, पता है हमें। 306 के 3 और 4 और 5 में क्या है, उसका मैनर और प्रोसेस। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है परंतु मेंस के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो हमें लिखने में कहाँ हर्ज है। आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है 306 का क्लोज 3। एवरी मजिस्ट्रेट हू टेंडर ए पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 शैल रिकॉर्ड। अगर आपने क्या दिया है, क्षमादान दिया है तो कारण तो लिखने पड़ेंगे। किसी अपराधी को क्या कर रहे हो आप, छोड़ रहे हो, नहीं तो हर जज क्या करेगा अगर कोई जानकार निकल गया गलती से, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका कारण तो लिखें। तो जो भी लोग जितने भी मजिस्ट्रेट पार्डन देंगे तो उन्हें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले रीजन फॉर डूइंग सो, क्यों माफ कर रहे हो, तो वो लिखेगा बाबा यह तो एक मोहरा है सर, केवल इसके जरिए बहुत सारी बातें पूरे जो
अलायंस चल रहा है इस चीज़ का, उसको पूरे को पकड़ा जा सकता है, इसलिए हम इसको पार्डन की दे रहे हैं। क्लियर? और क्या लिखा है सर? Whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made and shall on application made by the accused furnish him with a copy of such record free of charge। तो क्या है थर्ड क्लोज में? कुछ भी तो नहीं। एक तो क्या लिखा है, जब भी किसी को पार्डन दोगे कारण लिखोगे, और एक और बात क्या लिखोगे कि भाई उसने एक्सेप्ट किया है या नहीं। बिना एक्सेप्ट किए जबरदस्ती पार्डन दे दोगे क्या उसे? नहीं कर रहा वो एक्सेप्ट, तो मतलब वो सबूत नहीं देगा, नहीं देगा तो पार्डन देने का फायदा क्या है? मैंने कहा कि हाँ आप सरकारी गवाह बन जाओ, आपको हम छोड़ देंगे। वो कह रहे हैं नहीं साहब मैं गद्दारी नहीं कर सकता। तो क्या फिर भी हम पार्डन दे देंगे उसे? नहीं, वो तो कुछ दे ही नहीं रहा हमें। हम ऑब्जेक्ट ही क्या है? टू ऑब्टेनिंग एविडेंस। अगर एविडेंस नहीं दे रहा तो पार्डन भी नहीं मिलेगा, ऐसा कारण। और अगर वो कहता है एक्सेप्ट करने के बाद, भाई बाद में आप पलट जाओ तो पलट सकते हैं कि हाँ तेरे को माफ़ कर देंगे, तो सारे सबूत ले लिए, फिर क्या कि कब कहा था। तो अगर वो मांगे तो उसको लिखित में एक कॉपी देनी पड़ेगी फ्री में कि भाई साहब ऐसा ऐसा पार्डन की बात हमारी डील हो चुकी है। क्लियर? अगला सर ये क्या नाम सरकारी गवाह बनेगा, ये जो विटनेस देगा तो उसको विटनेस को बताएंगे कि तेरे खिलाफ नहीं दिया है, फिर वो वापस मंगवा देंगे। इसके बारे में भी लिखा है यहाँ पे कि जिस भी व्यक्ति के साथ, जैसे 308 में, जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन तो दे दी, इन्फॉर्मेशन देने के बाद में पता लगा कि इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी, कुछ चीज़ें छुपा ली। जैसे एक मेरा भाईला था साथ में मेरे तस्कर, उसका नाम नहीं लिया, बाकी सब बता दिया मैंने, तो गैंग से तो हो गई दुश्मनी। भाईले का नाम नहीं लिया, ये बात कोर्ट को पता लग गई, कोर्ट मेरे को वापस पकड़ लेगी। तो वापस पकड़ के जो ओरिजिनल मेरा अपराध किया था उसकी सज़ा, फिर मैंने मिथ्या साक्ष्य भी दे दिया उसकी भी सज़ा, और कोई अपराध अब प्रतीत होता है क्योंकि मैंने सारी कहानी गा दी। पहले तो चार्ज कुछ और ही लगे थे, अब मैंने कहानी गाई तो और भी पता लगा मैं तो बहुत बढ़िया अपराधी हूँ। वो तीनों चारों चार साथ लगेंगे, पर अब जब ट्रायल होगी तो उन व्यक्तियों के साथ नहीं होगी जिनके साथ धारा 223 में होती, क्योंकि मैं सह अपराधी था। 223 तो पता है ना आपको, एक ही ट्रांजैक्शन में, हाँ, तो उनकी ट्रायल साथ में होती। अब उनके साथ ट्रायल नहीं हुई, उनके साथ होने पे वो जेल में बंद कर दिया साथ में। तो आपने वो देखिए डॉन जो ओरिजिनल डॉन मूवी थी अमिताभ बच्चन वाली, वो तो अब महिलाएं इतनी भी वो नहीं है ना, वो तो फिल्म तो देखी होगी। देखते क्या हो आप डोरेमोन के अलावा? टीवी नहीं देखते? क्या देखते हो? ऑगी एंड कॉकरोचेस। और अरे भाई पोगो के अलावा पूछ रहा हूँ मैं, पोगो, कार्टून नेटवर्क, सब एडजस्टम जेनरेस, इससे संबंधित सभी आगे इसके अंदर। आगे बोलो आप। कार्तिक नायरा कौन है? हमें खत्म हो गया है ना, अभी तो कह रहे थे हम देखते ही नहीं है, अब पता लग गया खत्म। चलिए कोई ना, जिन्होंने देखी है उनको बता दूं यार, अब रहने ही दूं। उसके अंदर जो ओरिजिनल जो डॉन था अमिताभ बच्चन, उसकी तो हो जाती है डेथ, उसकी जगह पुलिस वाला, ताकि सब कुछ एविडेंस मिल जाए, अपने किसी एक आदमी होता है विजय, उसको पकड़ता है, वो हमशक्ल होता है डॉन का, और उसे उस गैंग में भेजता है और सारे सबूत इकट्ठे करवा के उसे सरकारी गवाह बनाता है। जब वो सारे लोग उसके गवाह पे पकड़े जाते हैं तो उसे खुद को भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि जिस पुलिस वाले ने उसे ये कहा था कि तू वो कर दे, कि मतलब ऐसा ले आ, तो वो पुलिस वाला खुद ही मर जाता है, तो उसे भी बंद किया जाता है। पर साथ में वो अड़ीक ही रहते हैं, ये आए हमारे पास और हम इसे दर्द पहुँचे, इसलिए कभी भी साथ में ट्रायल नहीं होती है। अगर गलती से इसकी होगी, साधारणतः तो होगी नहीं क्योंकि इसे पार्डन दे रखा है, अगर गलती से इसकी ट्रायल करते भी हैं तो उनके साथ में नहीं करें, और फिर ऐसे ही मरवा दे तो फिर मरवा दे, वो तो हर एविडेंस को भी मरवा सकते हैं लोग, उसकी तो कोई इलाज है नहीं। तो 1 में क्या था? 3 चीजें, ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्टेनिंग एविडेंस, ठीक है। उसके कौन सा कोर्ट है? CGM और MM एट इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, JM फर्स्ट एट इंक्वायरी और ट्रायल।
और कंडीशन क्या है, फुल और ट्रू डिस्क्लोजर करोगे आप उन सभी परिस्थितियों का जो अपराध में घटित हुई है, उन सभी व्यक्तियों के बारे में, चाहे अबेटर या प्रिंसिपल के नाते जिनका अपराध में संबंध है। फिर हमने सेकंड पढ़ा कौन से अपराध है, हम पढ़ चुके हैं सेशन द्वारा ट्राइबल, स्पेशल जज द्वारा ट्राइबल, ऐसे अपराध जिनमें सजा 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या उससे मोर से। फिर हमने थर्ड क्लोज पढ़ा 306 का। थर्ड क्लोज बोलता है कि मैनर क्या है, पार्डन देने के बाद करोगे क्या, प्रोसेस क्या है। पार्डन देते ही हम कारण लिखेंगे पार्डन देने का, और दूसरा अगर सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्ट, और साथ ही साथ अगर वो उसकी कॉपी मांगता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दे दी। 306 का क्लोज 4 क्या है सर, एवरी पर्सन एक्सेप्टिंग ए टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन 1, एक्सेप्ट कर लिया पार्डन, ठीक है, थर्ड क्लोज है। सेल बी एग्जामिन्ड एज ए विटनेस, भाई और क्या करेंगे, उसको पार्डन दे ही क्यों रहे हैं, एविडेंस दे, तो उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा एज ए विटनेस in the court of the magistrate taking cognizance of the offense and in the subsequent trial if any। कहाँ पे कर लेंगे हम, प्री कमिटमेंट में पार्डन दे रहे हैं तो 306 में ही कर लेंगे, और यहाँ पे कर सकता है ना मजिस्ट्रेट, पोस्ट कमिटमेंट में कर रहे हैं तो फिर 307 में करते हैं, उसका एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। आगे, सेल अनलेस ही इज ऑलरेडी इन बेल बी डिटेन इन कस्टडी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, जब तक उसकी सारे सबूत नहीं ले लेते तब तक, अगर वो बेल पे नहीं है अभी तो उसे बेल पे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे बंदी रखेंगे ताकि वो सारे सबूत दे दे, फिर बाद में ही हमें उसे, क्योंकि उसकी खौफ खत्म हो गया ना एक बार बाहर जाते ही, फिर वो सारे सबूत नहीं देने वाले। फिफ्थ क्लोज, ये कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा, समझ ही नहीं आता बच्चों को कहना क्या चाह रहा है सर। आइए, where a person has accepted a tender of pardon made under subsection 1 and has been examined under subsection 4, the magistrate taking cognizance of the offence shall without making any further inquiry in the case commit it for trial। जितने भी पार्डन वाले मामले हैं उनमें पार्डन अगर एक्यूज एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हमेशा कमिटमेंट पे ही जाएगा। क्यों जाएगा, इधर देखो, ये तो ट्राइबल बाय क्या थे, तो जेएम फर्स्ट ने कॉग्निजेंस लिया, पार्डन दे दिया, सब कर दिया, ठीक है, पार्डन रिकॉर्ड कर लिया, पर ये ट्रायल तो कौन करेगा इस केस की, तो भेजना ही पड़ेगा। स्पेशल जज भी मोस्टली सेशन ही होते हैं, इन्हीं जज, जेएम फर्स्ट ने कॉग्निजेंस तो लिया, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने वाला कोर्ट तो जेएम फर्स्ट ही, संज्ञान लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा स्पेशल जज के पास, ठीक है। और ये कौन से अपराध है, देखिए 7 वर्ष तक की सजा या उससे गंभीर, ये भी जेएम फर्स्ट द्वारा तो ताबे खाने वाले हैं नहीं, है भी जेएम फर्स्ट द्वारा ट्राइबल भी है, तो भी चूंकि इनमें पार्डन दिया गया है तो जेएम फर्स्ट को इन मामलों को भी आगे ऊपर भेजना पड़े। ये तो कहाँ जाएंगे, सेशन ट्राइबल मामले तो सेशन को कमिट, स्पेशल जज द्वारा ट्राइबल मामले, ये मामले कहाँ जाएंगे, सीजीएम को, किसको जाएंगे, ये सेशन द्वारा ट्राइबल है तो सेशन के पास जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है, मामले कौन से हैं, इधर देखिए आप, पढ़ा लिखा हुआ है, मैं पढ़ा दूंगा। सेशन ट्राइबल मामले हैं, जेएम फर्स्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उसने पार्डन दिया, सब कुछ कर दिया, प्री कमिटमेंट में 306 में पार्डन है, खुद ने ही पार्डन दे दिया, तो अब किसे भेज देगा ट्रायल के लिए आगे, मामला तो कौन ट्रायल करेगा, पार्डन आपने ले ली, सबूत आपने ले लिए, इस एक से ले लिया, अभी तो पूरी ट्रायल बाकी है, जिनके नाम लिए उन्हें बुलाएंगे, उनके खिलाफ सबूत बुलाएंगे, उनके पक्ष में सबूत आएंगे, पूरी ट्रायल होगी, वो कौन करेगा, क्योंकि ट्राइबल बाय सेशन है तो सेशन ही करेगा। तो पार्डन लेते ही जेएम फर्स्ट इसे काम भेज देगा, सेशन ट्राइबल मामलों सेशन, इन मामलों को काम भेज देगा स्पेशल जज, सेशन जज जो भी है इनके पास भेज देगा। इन मामलों को काम भेजेगा, इनको भी भेजना पड़ेगा, खुद पार्डन के बाद ट्रायल नहीं, खुद ही पार्डन दे रहा है, खुद को खुद गलत साबित लोग नहीं होने देते, है ना, पूरी कोशिश करेगा अब तो ये मामला भी कहाँ जाएगा, सीजीएम को कमिट हो जाए, और सीजीएम ने खुद नहीं किया है तो पार्डन, सीजीएम भी तो जेएम फर्स्ट होता है तो वो खुद ट्रायल कर सकता है, नहीं तो जेएम फर्स्ट कभी भी पार्डन के बाद ट्रायल नहीं कर, सभी मामले कमिट होंगे, मतलब ये है। आइए पढ़ते हैं फिफ्थ क्लोज क्या लिखा है। Where a person has accepted a tender of pardon made under subsection 1 and has been examined under subsection 4, एग्जामिन हो गए, विटनेस ले लिए, उसकी गवाही ले ली सारी subsection 4 में, the magistrate taking cognizance of offence shall, अंडरलाइन करिए, कंपल्सरी है, अपने पास नहीं रख सकता, shall, without making any further inquiry in the
केस क्या करेगा? कमिट इट फॉर ट्रायल। किसे? पहला, अगर सेशन द्वारा ट्राइबल है तो सेशन को। टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। पूरा लिख ले, लिखा नहीं। एंड इफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस इज सीजीएम, सीजीएम ने संज्ञान लिया तो भी कहां भेज देगा? कोर्ट ऑफ सेशन। दो बातें बोल दी, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो भी कहां जाएगा? सेशन। और सीजीएम ने ट्रायल किया है तो भी कहां चला जाएगा? ऊपर तो भेजना ही है, हर कंडीशन में ऊपर भेजना है। आगे, to a court of special judge appointed under the Criminal Law Amendment Act 1950 if the offence is tribal exclusively by that court। अगर स्पेशल जज द्वारा ट्राइबल है तो कहां चला जाएगा मामला? स्पेशल जज के पास ट्रायल चल। अब बात करते हैं इन मामलों की। अगर वो सीजीएम ने किया है तो सेशन के पास, जेएम फर्स्ट ने किया है तो सीजीएम के पास। इन एनी अदर केस मेक ओवर द केस टू द सीजीएम हु शैल ट्राई द केस हिमसेल्फ। क्या समझ आया? हर वो मामला जिसमें पार्डन दिया जाता है वो 100% ऊपर जाएगा, कमिट होगा। समझ आ रही है बात? अगर मामला ऐसा है जिसमें सेशन ट्रायल होनी थी तो ये तो 100% कहां जाएगा? सेशन के पास। मामला ऐसा है जिसमें स्पेशल जज द्वारा ट्रायल होनी थी, ये भी भेज, ये तो दो भेजने ही पड़ेंगे, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है पढ़ने का। सेशन ट्राइबल मामले भेजने ही पड़ेंगे, आप तो ट्रायल कर ही नहीं सकते। स्पेशल जज द्वारा ट्राइबल भी दिक्कत इनकी है। जेएम फर्स्ट ने ट्रायल किया तो सीजीएम के पास, क्योंकि जेएम फर्स्ट से ऊपर कौन है? सीजीएम। सीजीएम ने ट्रायल किया है तो सेशन। बात खत्म। ये दो तो भेजने ही थे। अगर जेएम फर्स्ट ने किया तो सीजीएम के पास, सीजीएम ने किया तो सेशन के पास। क्लियर? लिख लो इधर। क्या कह रहे हो? मैं लिखूं? क्यों? ये क्या बात है? 306 क्लोज 3 दो चीजें हैं। क्या है सर? दो चीजें। रीजन ऑफ पार्डन और क्या है सर? दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ पार्डन। उसने स्वीकार कर लिया है और उसकी निःशुल्क प्रति फ्री कॉपी। हो गया खत्म। 304 में क्या है? 306 के क्लोज 4 में साक्षी के रूप में काम दिया जाएगा। एग्जामिनेशन होगी, उसकी होगी एग्जामिनेशन और एज एविडेंस। दो बातें लिखी है ना, एग्जामिनेशन के अलावा क्या लिखा है? साक्ष्य में काम लिया जाए, बस इतना ही। कस्टडी में रखा जाएगा, इन कस्टडी, बस। अगर बेल में नहीं छोड़ा गया है तो आपको क्या करेंगे? उसे जब तक ट्रायल नहीं हो जाती तब तक छोड़ना तो है ही उसे। वो तो एक अपराधी है, सर कस्टडी में क्यों रख रहे हो, बेल क्यों नहीं दे रहे हो? सिंपल सा लॉजिक है, वो अपराधी है, हम अपराधी को परमानेंट ही छोड़ रहे हैं। तो इतनी देर तो जब तक ट्रायल नहीं होती तब तक तो रह सकता है। हालांकि हमारे भारत में ट्रायल आपको पता है। लास्ट 306 का क्लोज 5 मिटाना ही पड़ेगा अब तो। क्या लिखा है 306 का क्लोज 5? सेशन ट्राइबल है मामला तो सेशन को भेज दो। स्पेशल जज ट्राइबल है तो स्पेशल जज को भेज दो। अगर मामला सीजीएम ने ट्रायल किया है तो सेशन को भेज दो, और जेएम फर्स्ट ने ट्रायल किया है तो सीजीएम को भेज दो। बात खत्म हो गया, खेला खत्म। क्या हुआ? हाँ तो होता तो है, पर जस्ट ऊपर होता है। जेएम फर्स्ट का प्रमोशन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप जाओगे तो जेएम फर्स्ट से एसीजीएम प्रमोट होगे, उससे प्रमोट होके सीजीएम बनते हो। सीजीएम है जेएम फर्स्ट ही, परंतु उससे ऊपर पोस्ट है। आदमी तो चेंज हो गया ना। अगर सीजीएम खुद जेएम फर्स्ट होने के नाते सीजीएम ने ट्रायल किया तो आदमी चेंज हो रहा है। अभी भी कहाँ जा रहा है? खुद के पास नहीं रह रहा है, सेशन के पास जा रहा है। अगर जेएम फर्स्ट ने किसी ने किया तो वो कहाँ जा रहा है? सीजीएम। आदमी तो चेंज हो रहे हैं और ऊपर अथॉरिटी भी चेंज हो रही है। मिटा दूं? आप एक साथ क्यों नहीं लिखते हैं चार्ट ऐसे? आप भी मेरी तरह क्यों बनाते हैं? 2-2 3-3 काटना पीटना पड़ता है। इसमें भी एक और पॉइंट ऐड करना है।
अगर ये पार्डन की जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस ये ब्रीच कर दे, तो इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ पार्डन, क्या कर दिया आपने? जो शर्त है उसका ब्रीच कर दिया। शर्त तो इतनी थी, फुल और ट्रू, या तो झूठ बोला है या पूरा नहीं बोला। क्या होगा इफेक्ट, क्या होगा? पार्डन कैंसल। क्या क्या सजा दी जा सकती है आपको? एक तो जिस अपराध में पार्डन दिया उसकी सजा, एक पार्डन के दौरान जो आपने बकवास की और अपनी कोई बातें बता दी वो उसकी सजा, और तीसरा फॉल्स एविडेंस उसकी सजा। 3 सजा। और सुनिए 265 के याद है क्या किसी को? क्या है? प्ली बार्गेनिंग के दौरान एक्यूज ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो काम में नहीं लिए जाए, परंतु पार्डन के दौरान जो उसने स्टेटमेंट दिए वो उसके विरुद्ध काम में लिए जा सकते हैं। इसने जो बकवास की ना वहाँ पे कि साहब हाँ मैं थार वो थार जो बताया हम ऐसे करते थे, हम ऐसे, तो अगर आपने कंडीशन ब्रीच की है तो आपके विरुद्ध जब केस चलेगा तो ये सारी बातें आपके द्वारा बोली गई आपके विरुद्ध काम में ली जा सकती है। मिटा दूं इसे तो? चलो पढ़ते हैं 307 तो क्या है, हम पहली बात कर चुके हैं। आफ्टर कमिटमेंट, नीचे वाले कोर्ट ने पार्डन नहीं दिया है, ठीक है, पार्डन दे के वो कमिट कर सकता था, ये तो अभी हमने पढ़ा 306 के क्लोज 5 में। पार्डन दिए बिना कमिट कर दिया, ऊपर वाले कोर्ट को लगता है कि इसे पार्डन मिलना चाहिए तो वो भी दे सकता है, क्या दिक्कत है? एट एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ए केस बट बिफोर जजमेंट इन पास द कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड मे विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग एट द ट्रायल द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड इन और प्रीवी टू एनी सच ऑफेंस टेंडर ए पार्डन टू द सेम कंडीशन टू सच पर्सन। कुछ भी अंतर नहीं है, एक पॉइंट सेम है, सिर्फ क्या लिखा है? आफ्टर कमिटमेंट अगर पार्डन देना है तो कहां दिया जाएगा? एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका इतना ही बनता है, सिर्फ प्रीलिम्स और सिर्फ इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आफ्टर कमिटमेंट पार्डन कहां है? 307। पोस्ट कमिटमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। 308 ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशन ऑफ पार्डन। चलो इसे पढ़ने से पहले आप एक बार इसे देखते हैं, आप सम्मिलित करके ये चार्ट बना सकते हैं क्या? ट्राई करें? पूरा हो जाएगा आपका, वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। सबसे पहले हमने क्या बांटा इसे? इन विच ऑफेंस 306(2) कौन से अपराध है जिनमें पार्डन को एक्यूज को दिया जा सकता है? कौन से अपराध है सर? फर्स्ट या ए लिखा है इन्होंने, ए का बस। ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ। सब बोलें तो बढ़िया रहेगा, आपको याद रहेगा। और कौन से हैं सर? ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय स्पेशल जज। और ऑप्शन क्या है? ऑफेंस punishment which may extend to 7 years or more severe. 7 year
और मोर, वर्ड जो लिखा है वही बोले लॉ में, देखो सीवियर। अपने हिसाब से वर्ड को तोड़े मरोड़े, बेहतर यही रहेगा। देखो लिख सकते हो आप, आपके मन में रिगोरियस आया क्या पता क्या है, सीवियर का मतलब सीवियर ही निकालेगा, है ना, यही बोले। तो कौन से अपराध है वो हम लिख चुके। इसके बाद असेंशियल एलिमेंट्स, क्या क्या होना ही चाहिए इसमें। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, केवल टू ऑब्टेन एविडेंस। सिर्फ इसका उद्देश्य केवल कितना है, साक्ष्य। साक्ष्य नहीं मिल रहे, साक्ष्य इकट्ठे कर सकते। फिर हमने क्या लिखा, बाय विच कोड, व्हाट स्टेज, ठीक है। कौन कौन से कोड हैं सर, CGM और MM। कौन सी स्टेज पे सर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, यानी तीनों स्टेज पे CGM और MM को पावर है पार्डन करने की। दूसरा JM फर्स्ट को भी पावर है, केवल इंक्वायरी और ट्रायल, इससे अलावा पावर नहीं। फिर हमने पढ़ा ऑन व्हाट कंडीशंस, कौन सी शर्तें हैं जिन पे इनको छोड़ा। शर्त सिंपल सी है, आपको सारी बात बतानी होगी और सच सच बतानी होगी। फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर। ठीक, ये कहाँ पढ़ा था हमने, 306 का क्लोज वर्ब। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोसेस, प्रोसेस आफ्टर पार्डन एंड मैनर। ठीक है, पार्डन के बाद क्या होगा, क्या होगा सर, सबसे पहले तो इसमें लिख लिए 30 क्लोज 3 to 306 क्लोज 5। क्या है सर, 306 क्लोज 3। दो चीजें हैं, एक तो रीजन टू बी रिकॉर्डेड, और दूसरा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ पार्डन प्लस फ्री कॉपी। एक बात बताओ, मेंस में आपके आए, आपको कहाँ कमी है लिखने में? सभी तो आपके पास, क्या कौन सा भूल जाओगे आप इसमें से? इसीलिए उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो बहुत महत्वपूर्ण है। बीच में कचरे बहुत सेक्शन आए, नहीं है महत्वपूर्ण, ये सेक्शन पूछा जाता है, मैथ्स में पूछा जाता है। अगर ये चार्ट आपको याद है तो आपको नहीं देखने की जरूरत, बाबा क्यों देखना है डायरेक्ट, क्यों लिखना है आप? और आप अगर सोचते हैं कि डायरेक्ट की पूरी लैंग्वेज हम लिख भी पाएंगे तो ये भी बेवकूफ़ी है, नहीं लिख पाओगे, फिर बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। आप कितने ही फास्ट राइटर है, आप अगर मन में ये घमंड है ना कि मैं, मेरे से तेज कोई नहीं लिख सकता, तो वहाँ वो घमंड भी टूट जाएगा, क्योंकि वहाँ पेपर छूटता ही है। तो जितना आप कंसाइज और सारी बात लिख पाए उससे बेहतर है क्या? आप ऐसे ही लिख देना, किसने कहा है कि आपको लाइन से ही लिखना है? आप ऐसे ही लिखें जैसा चार्ट है। सबसे पहले एक हेडिंग डालो, उन्होंने पूछा पार्डन टू एक्यूज, सबसे पहले हेडिंग सर ऑफेंसेस इन विच पार्डन में बी गिवन, ये लिख दिया। फिर लिख दिया ऑब्जेक्ट, फिर ये लिख दिया, फिर ऐसे ही लिख दो, कौन मना कर रहा है? उल्टे की उसको लगेगा कि इसको आता है, रटा हुआ नहीं है, ये समझता है, बात को जान रहा है क्या पर्सन है और पर्सन का उत्तर क्या है। और अगर वो इस वहाँ पे बैठेगा सीट पे तो इसको समझ है कि भाई साहब किन अपराधों में, किन शर्तों पर, किन आधार पर, कौन सा जज किस स्टेज पे, सब ये लिख पा रहा है। ऐसा नहीं कि रट के आ गया और छाप दिया, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है उसके लिए, सबने लिखा है, सबको बराबर नंबर देगा। आप ऐसे लिखोगे नंबर बदल गए। 306 का क्लोज 4, एग्जामिनेशन साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा की जाएगी एज एविडेंस, यदि उसे जमानत पर छोड़ा नहीं गया है। और दूसरा अगर बेल नहीं है तो उसे कस्टडी में रखा जाएगा, तो अभिरक्षा में रखेंगे तब तक, अनलेस
बेल ऑलरेडी गिवन। लो भाई, क्लियर। लास्ट 306 का क्लोज क्या कहता है सर? सभी को केस आगे भेजना ही होगा। अगर केस कौन सा है? ट्राइबल बाय, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेशन द्वारा ट्राइबल है तो कहाँ भेजेंगे? स्पेशल ट्राइबल बाय स्पेशल जज है तो कहाँ भेजोगे भाई? अरे उसके द्वारा ट्राइबल है उसी को भेजोगे, पर्सन ही क्या है? स्पेशल जज। ट्राइबल बाय नहीं, ट्राइड बाय, सॉरी, जो पहले कॉग्निजेंस लिया वो किसने लिया है? सीजीएम ने लिया है, तो किसे भेज दोगे? सेशन। और अगर जेएम फर्स्ट ने लिया है तो सीजीएम को। खेल खत्म। सीएम को नहीं, सीजीएम को। हाकिम भाई हन के लागे सुनी जगह नहीं इतनी दूर। अंग्रेजी अड़सर का थे, ठीक मजा ले रही है। चलिए, इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ पार्डन। पार्डन की शर्तों को आपने क्या किया है? वॉयलेट किया है, तो इसका इफेक्ट कहाँ है? सेक्शन 308 के अंदर। वो अभी हम पढ़ लेंगे। यहाँ लिख लो एक डब्बे में साइड में, 307 क्या है? पोस्ट कमिटमेंट पार्डन। क्लियर? आपके पास जगह होगी 308 के नीचे, तो इसको भी इसी चार्ट के अंदर आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पार्डन। पढ़े 308? पहले तो आप खुद समझ लो क्या क्या हो सकता है। बंद करने का था मैंने तो।